Namaskar. Today we are going to discuss environment and ecology subject. Syllabus अपना जो है वो according to AKTVS यूनिवर्सिटी कोड आपका मतलब BS 104। अगर पहले सेमेस्टर में है तो 104, सेकंड सेमेस्टर में अगर चलता है तो 204 चलता है। आज हम यूनिट 1 का टोटली रिवीजन करने वाले हैं। रैपिड रिवीजन हम कह सकते हैं इसे। कम टाइम में पूरी यूनिट कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सिलेबस है। पहले यूनिट में आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। बेसिकली इस सब्जेक्ट को हम पढ़ ही क्यों रहे हैं ये भी आपको इतना तो पता ही होगा। जैसे सब्जेक्ट का नाम है कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स हो, किसी भी टाइप का नेचुरल रिसोर्सेज हो, सबको बचाने के लिए और उनका कंजर्वेशन करना हो, उनको प्रोटेक्ट करना हो, सारी नॉलेज। अब इन सबको प्रोटेक्ट क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ हमें एनवायरनमेंट में पढ़ना होता है। अभी तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या क्या गलत तरीकों से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ के नॉलेज होता है। वैसे तो कह सकते हैं कि हम जब से पढ़ाई शुरू करते हैं या कह सकते हैं 6, 7, 8 से मोस्टली हमें इस सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना शुरू हो जाता है। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया जाता है। पर इन बीइंग ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आप आगे चल के कुछ ऐसे काम करें जिससे हमारा एनवायरनमेंट बचा रहे, या जो भी इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप अभी हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप देखिए एनवायरनमेंट में पहले यूनिट में जो हमें पढ़ना है, इसके डेफिनेशन पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है। डेफिनेशन, टाइप्स पहले यूनिट में पढ़ना है, और दूसरी यूनिट में हम देख सकते हैं पहले यूनिट में आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है, इकोसिस्टम पढ़ना है और इकोलॉजी पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में देखिए नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने हैं। डिफरेंट टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको आप पढ़ना है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, परपेचुअल, दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड यूनिट में फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये सारा मिनरल रिसोर्सेज सेकेंड यूनिट में कवर करना। थर्ड यूनिट में आपको पॉल्यूशंस पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी पॉल्यूशंस होते हैं। फोर्थ यूनिट है करंट एनवायरमेंटल इश्यूज, ये ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस है। आपने इस जनरल टॉपिक भी देखा होगा, कहीं पे भी कोई भी अगर कुछ ऐसे संस्थाएं होती हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे काम मत करिए, इससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, हम आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे अगर सारा कुछ हम ही खराब कर देंगे। देखते हैं धीरे धीरे आप इन टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा बात होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज। हम देखते हैं कि आज के टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ने लग गई है, कभी सर्दी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, कभी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। एक संतुलन खो सा गया, वो किसकी वजह से खोया है? इस पॉल्यूशन की वजह से खोया है। हमें यही सब डिस्कस करना है। लास्ट यूनिट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो भी गवर्नमेंट है कुछ एक्ट बनाती है कि भाई ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ट्रीज नहीं काटना है, फॉरेस्ट है, जंगल है, इनको आप बचाएं। ये सारी चीज़ें लास्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें यूनिट 1 ही डिस्कस करनी है केवल, और रैपिड रिवीजन है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे करने की। देखिए सबसे पहले एनवायरनमेंट, सभी को पता है डेफिनेशन क्या होती है। तो एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द सोशल, कल्चरल एंड फिजिकल कंडीशन दैट सराउंड्स, अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स। किसी भी एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ जो भी नेचुरल चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारा कुछ एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। जैसे एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, दोनों हम एनवायरनमेंट के अंदर कंसिडर करेंगे। इट इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेस, लिविंग थिंग्स लिव इन देयर एनवायरनमेंट। कोई भी जो भी एनवायरनमेंट में रह रहा है, चाहे वो प्लांट्स हों, ट्रीज हों, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म हों, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स, सभी कुछ एनवायरनमेंट में आएगा। और अब ऐसा भी ना कि अब सबका एक दूसरे से इंटरेक्शन जरूरी है, एक दूसरे के बिना जीवन नहीं है। दोनों एक दूसरे से
बाध्य रहते हैं कि भाई एक के बिना दूसरे का जीवन नहीं है। फॉर एग्जांपल कि आप ऐसे देख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हम लोग उनके जस्ट उल्टा हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो हमारा एक दूसरे का एक रिलेशन बना हुआ है। ऐसे ही एनवायरनमेंट में जो भी लिविंग है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी का एक दूसरे से एक रिलेशन है। अगला देखिए कुछ जियोग्राफिकल, इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, इनको हमने 2 टाइप से कर रखा, जियोग्राफिकल और मैन मेड। Geographical environment is the terrestrial environment that is a creation of complex natural and environmental condition। जो भी नेचुरली अवेलेबल होता है, और जियोग्राफिकल से मतलब क्या है, कहीं बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे कहीं पे पहाड़ हैं, नदी हैं, बहुत सारे, कहीं अंडुलेशंस हैं, कहीं फ्लैट एरिया होता है, सारा कुछ जियोग्राफिकल कंसिडर किया जाएगा। ए जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ए नेचुरल एनवायरनमेंट as it interacts with nature. The earth's surface, rivers, mountains, deserts, land, water, oceans, volcano, it is comes under the natural environmental example। जो भी नेचुरली अवेलेबल है सारा कुछ आपको जियोग्राफिकल है। मैन मेड में जो भी इंसानों द्वारा बनाया गया हो अपनी सुविधाओं के लिए, वो सारा कुछ मैन मेड एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें है ए सोशल एनवायरनमेंट इज कंसिडर मैन मेड एनवायरनमेंट। अभी इसके हम टाइप्स देख लेते हैं फिलहाल, इनर और आउटर। इनर एनवायरनमेंट इज द सोशल एनवायरनमेंट दैट एंड्यूर्स एज लॉन्ग एज सोसाइटी की हेल्प के लिए। जैसे अभी हमने बताया, कोई आप स्विमिंग पूल बना ले रहे हैं, फिश पॉन्ड बनाते हैं, अपने दैनिक जीवन के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए जो एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं वो मैन मेड एनवायरनमेंट कहलाएगा। आउटर में क्या, हमारा सोशली बिहेवियर चेंज होता है एक दूसरे के प्रति। आउटर एनवायरनमेंट में फिजिकल एनवायरनमेंट दैट मैन हैज क्रिएटेड ऑन हिज ओन विद द इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस। फिश पॉन्ड और एक्वाफिन और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप दार्जिलिंग लैंड जाते हैं नहाने के लिए, और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं, इस सारा मैन मेड एनवायरनमेंट के अंदर रहेगा। फिर देखते हैं, अभी इसमें बच्चा लिखने में इतनी गलतियां करता है, अगर हम उससे अभी देखिए हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। टाइप्स पूछते हैं तो कभी कंपोनेंट्स लिख के आ जाते हैं, कंपोनेंट्स पूछते हैं तो टाइप्स लिख के आते हैं, इन दोनों को पूछते हैं तो सेगमेंट्स लिख के आ जाते हैं। तो आपको ये तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हमें पूछा क्या गया है, लिखना क्या है। तो सबसे पहले देखिए टाइप्स पूछा जाए तो आपको जियोग्राफिकल मैन मेड एनवायरनमेंट ही लिखना है। इसके अलावा जब आपको कंपोनेंट्स पूछा जाएगा तो बायोटिक और एबायोटिक, ये कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट है। बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक मीन्स फिजिकल या कह सकते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सारे अंदर आते हैं किसके, एनवायरनमेंट के। किसके अंदर, एनवायरनमेंट। और नॉन लिविंग एबायोटिक में, लिविंग बायोटिक में। बायोटिक को फिर फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजिशन में। एबायोटिक में क्या है, क्लाइमेट है, एडेप्टिक है, एंथ्रोपिक मैन मेड थिंग्स जो होती हैं उसमें। अब बायोस्फीयर, इसमें अभी जो टॉपिक दे दिया, आगे चल के जो हम सेगमेंट डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे बायोस्फीयर क्या होता है। फिलहाल आपको पता है प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर, तीनों एक दूसरे से लिंक है। प्रोड्यूस करते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्लांट्स हैं वो क्या प्रोड्यूसर्स हैं, हम लोग उनको कंज्यूम करते हैं, सब्जियां खाते हैं ना, हरी सब्जियां खा रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं, जैसे एनिमल्स के यहाँ प्लांट्स खाते हैं, तो ये सब क्या होंगे, कंज्यूमर्स हो गए। आगे ये फूड चेन पढ़ेंगे तो और ज़्यादा इसका क्लासिफाइड है, क्लासिफिकेशन में उसको और डीपली देखेंगे। फिर क्या, डिकम्पोजिशंस में क्या होता है, डिकम्पोज होकर एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर है। क्लाइमेट में एयर और वाटर से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज की जो हम बात करते हैं किसमें, एबायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स है। एडेफिक है, लैंड लिथोस्फीयर। एडेफिक का मतलब क्या है, लिथोस्फीयर जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं सॉइल सरफेस, अर्थ सरफेस का जो सॉइल वाला स्ट्रक्चर है, या कह सकते हैं अर्थ क्रस्ट जो होती है वो लिथोस्फीयर में कंसिडर की जाएगी। एंथ्रोपिक मैन मेड थिंग्स। तो अगर आपसे टाइप पूछा जाता है तो आपको ये लिखना है जियोग्राफिकल और मैन मेड, और आपसे अगर कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं तो आपको बायोटिक और एबायोटिक ही लिखना है।
फिर इनको 5 नंबर, अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप फ्लो चार्ट जरूर बनाएं, है ना। कहानी लिखने से अच्छा है आप फ्लो चार्ट और पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें। फ्लो चार्ट बनाएं और एक लाइन में इनको एक्सप्लेन कर दें। फिर देखिए सेगमेंट्स। अब आपको पता है जो हमारा एनवायरनमेंट है वो 4 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकी 3 के अलावा इसका एग्जिस्टेंस हो सकता है, ऐसा नहीं है। चारों का होना नेसेसरी है। अगर कोई एक भी हम खत्म कर दें तो उनका लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। फ्लो चार्ट में आप दिखा सकते हैं बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। अब ये क्या होते हैं? सबसे पहले हमारा पहला सेगमेंट जो है एटमॉस्फेयर, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए द एटमॉस्फेयर इज डिस्क्राइब्ड एज द ब्लैंकेट ऑफ सस्पेंडेड लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। अपने चारों तरफ एक तरह ब्लैंकेट की तरह से, जिससे एनवायरनमेंट में चारों तरफ से ब्लैंकेट ओढ़ लो, कोई एनवायरनमेंट में ओढ़ लिया, उस तरीके से कहना चाह रहा है कि ब्लैंकेट होता है अपने अर्थ सरफेस में, अर्थ सरफेस में नहीं, एनवायरनमेंट में। द थिकनेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अराउंड 480 किलोमीटर। लगभग इन्होंने बताया कि जो थिकनेस है अर्थ एटमॉस्फेयर की 480 किलोमीटर है। विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड द एयर प्रेशर डिक्रीज, जितना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे एयर प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा। एटमॉस्फेयर हैज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ। अब एटमॉस्फेयर है, ब्लैंकेट है बहुत सारा, उसके अंदर क्या बहुत सारी गैसेस हैं, जो भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल गैसेस हैं उन सबका ये मिश्रण होता है। द अर्थ ग्रेविटी हेल्प्स होल्ड द एटमॉस्फेयर इन प्लेस। और जो हमारे अर्थ की ग्रेविटी है वो इसको हेल्प करती है, किसके लिए? ये बना रहे अपनी जगह पे बना रहे। द मेजर रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज टू कंटेन द एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। आप देखो बात करते हैं ना ग्रीन हाउस गैसेस की, तो जो एनवायरनमेंट है हमारे प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। फिर इसका कंपोजिशन है, कहीं कहीं बुक में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई इतना ही है 0.93 लिखा है ना आर्गन, तो हो सकता है किसी बुक में 0.92 या 91 भी लिखा हो। आप इस तरीके से इनको कह सकते हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, लगभग 78%, 21% ऑक्सीजन है, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। ये सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। ये डायग्राम देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर में लेयर बाई लेयर है, इसमें अलग तरीके से शो किया गया, इसमें अलग तरीके से शो किया गया। कहना दोनों एक ही चाहते हैं। फर्स्ट वन, इसमें जो लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अब 9th-10th वाला बच्चा भी इनको पढ़ता है, आप लोगों को भी पढ़ना है क्योंकि भूल जाते हो ना बार बार, इसलिए आपको नॉलेज के लिए पढ़ना रहता है। इसमें आपको एक ग्राफ दिखा रहा होगा, इधर टेम्परेचर शो किया गया है, इधर एल्टीट्यूड शो किया गया है, इसकी कितनी हाइट हो सकती है। जैसे ट्रोपोस्फेयर लगभग 10 किलोमीटर का मैं इसको हाइट लिया, स्ट्रेटोस्फेयर में 50, फिर 80 तक मेसो और थर्मो, फिर एक्सोस्फेयर 400 किलोमीटर से ज़्यादा। अभी हमने डिस्कस किया था 480 किलोमीटर इसकी लगभग हाइट हो सकती है, जब पहले थ्योरी पढ़ रहे थे। इसमें आप देखिए जो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, 2 मार्क्स में अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो ओजोन लेयर का बहुत पूछता है कि किस लेयर में ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे दिख रहा होगा आपको ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। एयरप्लेन एयर सरफेस है, ये नीले नीले लाइन दिख रही होगी, ट्रोपोस्फेयर, फिर बीच में स्ट्रेटोस्फेयर। माइल्स में दिखाया, यहाँ पे किलोमीटर में दिखाया। जो आपको अच्छा लगे वो आप डायग्राम बना के आएँ। अब डायग्राम बनाने में ये आपको कलरफुल नहीं करते रहना, वहाँ पे इतना समय नहीं रहता, लेकिन हाँ समझने के लिए अच्छा डायग्राम है। एयरप्लेन्स भी हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह जो होते हैं वो थर्मोस्फेयर में होते हैं, एक्सोस्फेयर में स्पेस क्राफ्ट जो हम भेजते हैं वो सब रहते हैं। फिर देखिए अगला जो सेगमेंट है लिथोस्फेयर है, बात करें तो लिथोस्फेयर अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इसमें आप देख सकते हैं लिथोस्फेयर में सॉइल जो हमारे हैं, अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो सारा कुछ लिथोस्फेयर कहलाएगा। अब ये समझने के लिए कि कहाँ से इसको लिया गया, ग्रीक वर्ड है लिथोस प्लस रॉकी, खैर कोई बात नहीं। इज द रिजिड आउटर मोस्ट सेल ऑफ अ रॉकी प्लैनेट। रॉकी प्लैनेट अपने अर्थ सरफेस, उसका जो अपर मोस्ट पार्ट है उसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे।
इंक्लूड द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल, यानी जो क्रस्ट वाला सबसे अपर मोस्ट पार्ट है और जो मेंटल वाला ये पार्ट है, इसको, इन दोनों पार्ट को कंसिडर करना किसके अंदर, लिथोस्फीयर को। डायग्राम से देखो, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल एंड क्रस्ट दोनों किसके अंदर आ रहे हैं, हमारे लिथोस्फीयर के। अब इतना डीपली नहीं जाना है कि भाई कितनी इसके डेप्थ तक इनर कोर होती है, फिर आउटर कोर होती है, मेंटल होती है, क्या नहीं होती है, इतना डिस्टेंस अगर आपको याद नहीं भी रहते कोई बात नहीं चलेगा, पर एक डायग्राम आप बना के आ सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो समझ में आपको आ रहा होगा। देखिए अर्थ सरफेस को आप देख सकते हैं कि सबसे जो इनर पार्ट है वो इनर कोर, उसके जस्ट ऊपर आउटर कोर, फिर मेंटल, देन क्रस्ट होती है जिसपे पेड़ पौधे, ट्रीज, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर वगैरह होते हैं, वो सारा किसमें होता है, क्रस्ट वाले पार्ट में होता है। फिर है अगला हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज। हाइड्रो से समझ में आ रहा होगा किसकी बात कहना चाह रहा है, वो वाटर की बात कहना चाह रहा है, वाटर से रिलेटेड सारा कुछ। अब ये जो इमेज लगी हुई है तो ये वाटर साइकिल को भी शो करती है, हमें फिलहाल वाटर साइकिल नहीं पढ़नी है, आपको हाइड्रोस्फीयर पढ़ना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी हाइड्रो से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, लाइक रिवर, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम, सारा कुछ हाइड्रोस्फीयर के अंदर आएगा। इट कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब कितना पार्ट है जो हाइड्रोस्फीयर कवर करता है, लगभग 71% है। इसमें 97% वाटर अवेलेबल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कितना परसेंट वाटर है, लेकिन पीने वाला पानी कम है, वो लगभग 0.3% इज अवेलेबल इन रिवर्स, रिजर्वायर एंड लेक्स एंड इज इजीली एक्सेसिबल टू मैन, जो हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल है। और 97% जो वाटर है वो खारा पानी हम कह सकते हैं, जो ओशियंस में है मेनली। 3% वाटर इज फ्रेश वाटर, और 3% में 0.3% ही ऐसा वाटर है जो इजीली एक्सेसिबल है हमारे लिए रिवर्स और लेक्स में जो होता है। हाइड्रोस्फीयर हो गया। अगला सेगमेंट है वाटर साइकिल। अभी सेगमेंट नहीं है, वाटर साइकिल है, ये अगले यूनिट में और ज़्यादा डीपली है, तो इसलिए हम इस थोड़ा समझ लेते हैं। प्रेसिपिटेट, सबसे पहले क्या हुआ, इवापोरेशन होता है, फिर कन्वर्ट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाती है, फिर वापस से बादल बन के बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन कहलाती है। प्रेसिपिटेशन के बाद रन ऑफ और इन्फिल्ट्रेशन होता है और कलेक्शन होता है, फिर वापस से इसका इवापोरेशन होता है। एक साइकिल चलती रहती है जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। कुछ ये पार्ट है, जैसे इवापोरेशन क्या होता है, इन द प्रोसेस वेयर वाटर चेंज इनटू वेपर, इवापोरेशन होता है। कंडेंसेशन बहुत पूछता है क्या होता है, क्योंकि कंडेंसेशन क्या है, इज अ अपोजिट प्रोसेस वेयर वाटर वेपर इज कन्वर्टेड टू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। कंडेंसेशन आपसे पूछा जाए तो इसमें क्या होता है कि वाटर वेपर जो होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट होता है। प्रेसिपिटेशन क्या है, जो भी बारिश होती है ना वो सारा प्रेसिपिटेशन ही कहलाती है। ट्रांसपिरेशन क्या है, प्रोसेस होती है पासिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लांट। ट्रांसपिरेशन क्या है, जो वाटर है कमिंग आउट फ्रॉम ट्रीज, प्लांट से जो पानी लिया जाता है, इवेपोरेट होता है, तरीके से हम कह सकते हैं, वो सारा कुछ कहलाएगा ट्रांसपिरेशन। सब्लिमेशन 2 नंबर में कई बार पूछा गया है। क्यों पूछा गया, क्योंकि ये थोड़ा अपोजिट प्रोसेस है, इसको बताना कैसे है। सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड फेज टू द गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ज्यादातर क्या होता है, सॉलिड फेज है, पहले लिक्विड में चेंज होगा, फिर गैसेस में चेंज होता है, लेकिन इसमें क्या है कि सॉलिड फेज टू गैसेस में डायरेक्टली चेंज हो जाता विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड फॉर्म, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन। पर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। सॉइल के जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू जो वाटर पर्कुलेट मूव करता है उसको हम बोलते हैं पर्कुलेशन। तो दीज आर टर्म्स फॉर यूज्ड which are used for water cycle। अगला देख सकते हैं बायोस्फीयर। इसको हमने कहा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर। वैसे तो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जीवन। बायोस्फीयर में देख सकते हैं अर्थ जोन ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर दैट कैन सपोर्ट लाइफ। इट इज अ जोन which reaches about 10 km into the atmosphere and down to the deepest ocean floor। इसमें देखो बायोस्फीयर है और तीनों से लिंक कर दिया गया है इसको, क्योंकि जो जीवन है इन तीनों के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रेजेंट प्रोसेसेस इन द बायोस्फीयर इंक्लूड लाइफ एंड डेथ एंड एवोल्यूशन एंड
एक्सटेंशन। द बायोस्फीयर इज द ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम, इसको पढ़ लीजिए। बायोस्फीयर इज द ग्लोबल इकोसिस्टम मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब स्कोप ऑफ द एनवायरमेंट। अगला देखिए, अगला है स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज। क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, आगे इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्कोप आपको ऐसे याद रखना, CCR याद रखना है तरीका, CCR। सी से कंजर्वेशन, कंट्रोल एंड रिप्लेसमेंट। कंजर्वेशन में किन चीजों को करना, नेचुरल रिसोर्सेज का, बायोडाइवर्सिटी जो विभिन्नताएं होती हैं, जैविक विभिन्नताएं, बहुत सारी वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका कंजर्वेशन करना है। कंट्रोल में अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं इनका कंजर्वेशन नहीं कर सकते, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। इन दोनों वर्ड से तो आप भलीभांति परिचित हैं कि पॉल्यूशन जो है कम नहीं हो सकता। अगर आपसे मैं कह दूं व्हीकल चलाना छोड़ दो तो नहीं छोड़ोगे ना। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि टोटली बंद हो जाएंगे डीजल और पेट्रोलियम वाले व्हीकल्स। इसी तरह इन्होंने लिखा कि कंट्रोल, इसी तरह से धीरे धीरे एनवायरनमेंट सुधरेगा ना। तो सबसे पहले कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज का, बायोडाइवर्सिटीज का, फिर देन कंट्रोल किनका कर सकते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस का, ह्यूमन पॉपुलेशन का। जनसंख्या में भी कह दिया जाए कि वे बंद कर दो, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो पॉपुलेशन जो उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बार बार रूल्स लाती रहती है, आपको भी पता ही है इन सब चीज़ों का। और जो रिप्लेसमेंट है उसमें आप देख सकते हैं डेवलपमेंट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल जो वर्ड होता है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसका मतलब है जो भी एनवायरमेंटल थिंग्स हैं, यूजफुल थिंग्स हैं, नेचुरल चीज़ें हैं जो हैं, उनका हम ऐसे यूज करें कि एनवायरमेंट को हार्म किए बिना, उस चीज़ को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कोई भी चीज़ आप एनवायरमेंट से ले रहे हैं तो उसको नुकसान किए बिना उसका यूज करें, इस तरीके से। तो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वही सब लिखा हुआ है जो हमने अभी पढ़ा। फिर देखो ऑब्जेक्टिव, इसको आपको ऐसे याद रखना, स्पीड से याद रखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज, द ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स टू। जैसे स्पीड से याद रखना, एस से स्किल, पी से प्रोटेक्शन, क्वालिटीज, ई से वैल्यूएशन, एटीट्यूड ऑफ कंसर्न, के से नॉलेज। इसमें क्या है, अब क्या ऑब्जेक्टिव है, स्किल, एक्वायर द स्किल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब एक्वायर स्किल मीन्स आपके पास ऐसा अनुभव होना चाहिए कि आजकल क्या है कि इंजीनियर्स कहते हैं ना, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, वो इसलिए भी घूमते हैं ना कि उनके पास स्किल की कमी है। ऐसी रिपोर्ट आती रहती है न्यूज में कि भाई नौकरी नहीं मिली, स्किल की कमी थी, स्किल लाओ, अपने अंदर कुछ तो स्किल होना चाहिए ना। इसी तरह भी हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो उससे आपको रिलेटेड करना है कि आपके पास प्रॉपर स्किल होना चाहिए। क्या क्या स्किल होना चाहिए, आइडेंटिफाई एंड सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो इनको पहचानना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट की, फिर उनका सॉल्व करना, दोनों चीजों का स्किल हमारे पास होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है कि आपके पास पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। इससे क्या है, आप पॉल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक से, आपको सबको पता है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए पॉलीथीन है, इससे प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट हो रहा है और पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। फिर इनको सॉल्व कैसे करना है कि रिसाइकिल पॉलीथीन का यूज करा है। तो ऐसे एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट आप भी सोचेंगे फ्यूचर में। अगला है प्रोटेक्शन क्वालिटीज, जैसे पार्टिसिपेट इन इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन क्वालिटी है जो भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की क्वालिटी या कह सकते हैं बना सकते हैं, तो उनमें हम सबको पार्टिसिपेट, हम सबको भाग लेना। ऐसा नहीं कि भाई मैं नहीं करूँगा तू कर ले, ऐसा नहीं चलना चाहिए। आप सभी उसमें पार्टिसिपेट करें क्योंकि एनवायरनमेंट बचाने का जो कर्तव्य है वो सभी का होता है। डेवलपमेंट द एबिलिटी टू एवेल्युएट मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, रिलेटेड वही है, एवेल्यूएशन एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। एक्वायर एन एटीट्यूड ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, एक एटीट्यूड होना चाहिए, अंदर से इच्छा जागृत होना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने अभी पढ़ा दिया आपके अंदर इच्छा जागृत हो जाएगी कि आज से भाई सब्जी लेने जाएंगे तो थैला लेके जाएंगे, आगे चल के कल से फिर भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर से आपकी भावना होनी चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उससे हुआ एटीट्यूड आपके पास आना चाहिए। फिर लास्ट नॉलेज,
आपको पता है विदाउट नॉलेज इंसान हर जगह बेकार होता है, हर जगह बेकार। तो नॉलेज हर चीज़ का रखें, इस सब का भी नॉलेज रखें। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज, कि ये ऑब्जेक्टिव है कि क्यों आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है कुछ इम्पोर्टेंस हैं। अभी आप सबसे पहले आपने पढ़ा CCR स्कोप, देन स्पीक, ऑब्जेक्टिव्स, फिर है इम्पोर्टेंस। इट डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड्स द अल्टीमेटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट नेचर बाय ह्यूमंस फॉर ग्रेड। क्या होता है कि हम इतने लालची हो चुके हैं कि अपने फायदे के लिए एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। कुछ मिनरल्स है जो हम अर्थ सरफेस से निकाल रहे हैं, कुछ फायदे के लिए हम जंगल के जंगल काट दे रहे हैं। उससे क्या है, नुकसान हो रहा। आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ नहीं बचेगा, हमारे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट होना भारी हो जाएगी। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे चेंजिंग एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन है, फिर इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फूड चेन एंड फूड वेब। अब इस स्टडीज के जो इम्पोर्टेंस है आपको पता होगा, फूड चेन है तो उसका एक लिंक बना हुआ है, एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंडेंट हैं ऐसे। अब आपका कुछ कर्तव्य बनेगा, क्या सा कर्तव्य बनेगा वो देख लेते हैं। जैसे बाय रिफ्यूजिंग टू परचेज थिंग्स विच आर हार्मिंग आवर एनवायरनमेंट, ऐसी चीजें ना खरीदें जो अपने एनवायरनमेंट को हार्मफुल होती हैं। जैसे एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि लेदर बैग, लेदर पर्स का हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे थे, उससे क्या होता था, एनिमल्स की डेथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब एनिमल्स की डेथ हो जाने का मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज की कमी हो जाना, जिससे क्या होता है, इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाता है। बाय रीयूजिंग द प्रोडक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, किसी एक प्रोडक्ट को आप जब परचेज करते हैं उसे जितना मैक्सिमम टाइम यूज कर सकते हैं वो करें। ऐसा नहीं एक बार यूज किया उसको फेंक दिया फिर नया लाए, ऐसे नहीं, कम से कम खरीदें उसे। बाय मोटिवेटिंग रिसाइकलिंग ऑफ रिसाइकेबल प्रोडक्ट, अभी हमने एग्जांपल लिया था पॉलीथीन का ना, तो ऐसे मोटिवेट करना है शॉपकीपर्स को एज वेल एज जो ग्राहक हैं, इन सबको आपने सोसाइटी में सभी को ऐसे मोटिवेट करना है कि आप या तो थैला लेकर जाएं पर्टिकुलर, अगर पॉलीथीन यूज कर भी रहे हैं तो रिसाइकल मटेरियल यूज करें। पैकिंग मटेरियल्स हो या कोई भी बड़ा प्रोडक्ट जब खरीदते वो भी पैक होके ही आता है, तो उसमें भी जो मटेरियल यूज हो वो रिसाइकेबल यूज हो। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज। जब आप पढ़ लेंगे भाई ये नुकसान हो रहा वो नुकसान हो रहा, आप ऐसे करें वैसे करें, तभी तो उसके लिए कुछ काम करेंगे। फिर देखते हैं अब इसकी क्या नीड है, जैसे प्रिजर्व फॉरेस्ट कवर, कंजर्व एनर्जी, प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रैक्टिस ग्रीन टेक्नोलॉजी। इन सब क्या है, आवश्यकता है हमारे लिए। क्यों आवश्यकता है, जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है, जंगल नहीं रहेंगे पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। कंजर्व एनर्जी, एनर्जी भी लिमिटेड है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ टाइप के ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं, उनको हम जितना जल्दी खत्म करेंगे वो खत्म हो जाएंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, इसलिए उनको बहुत लिमिटेड यूज करना है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैसेस जो होती हैं वो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं कि वो हमेशा चलते रहते हैं। प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, ये कोल पेट्रोलियम हो गया। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, अब मेंटेन का मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं करना है कि भाई एक तरीके से सारा कुछ खत्म करते जा रहे हैं एक रिसोर्सेज को, एक रिसोर्सेज पूरी तरह से बचा हुआ, तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस वहाँ पे बना रहना चाहिए। प्रैक्टिस ग्रीन टेक्नोलॉजी, अब ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या क्या मतलब, एक ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, कि ये क्या है, ऐसे बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ आजकल प्रैक्टिस में बहुत हो रही है ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसमें हम एनवायरनमेंट को हार्म ना करें और ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे सोलर एनर्जी का हम यूज़ करते हैं, और ऐसे डिजाइन करते हैं विंडो की एयर का फ्लो जो होता है वो स्मूथली होता है विंडो के थ्रू। ऐसा नहीं है कि हमें एसी और फैन की आवश्यकता पड़े, लेकिन फिर भी पड़ती है तो आप इसमें सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। ऐसे ही ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करें। ये सब जगहों में हमें इस सब्जेक्ट की आवश्यकता है। फिर अगला पार्ट है इसका इकोलॉजी, जैसे अभी आपने पढ़ा था एनवायरनमेंट सराउंडिंग टू अस, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी अवेलेबल है वो सारा कुछ एनवायरनमेंट है। अब स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज इकोलॉजी। क्या है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर, जो भी आप नेचर के बारे में पढ़ रहे हो सारा कुछ क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है।
इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है, सिंकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी, बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल हैबिटेट, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक वही वाटर से रिलेटेड है, टेरेस्ट्रियल जो अर्थ सरफेस है वो उसकी अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी कहलाएगी। बेस्ड ऑन एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी, ये सब आपके इसको टाइप्स पढ़ने हैं। फिर आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है कि जो भी लिविंग और नॉन लिविंग या कह सकते हैं बायोटिक एबायोटिक जो चीजें हैं आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो किसके अंदर आएगा, वो कहलाएगा इकोसिस्टम। कैसे देखो, एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ नेचुरल यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स व्हिच इंटरेक्ट टू फॉर्म अ स्टेबल सिस्टम। जैसे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या कर सकते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक में हम डिवाइड करते हैं मैराइन है, फ्रेश वाटर है, एस्ट्राइन इकोसिस्टम है। अब एक्वाटिक जो इकोसिस्टम है इसमें क्या है, वाटर बॉडीज से रिलेटेड है। एक्वाटिक इकोसिस्टम मैराइन, फ्रेश वाटर, एस्ट्राइन। मैराइन मींस पानी से रिलेटेड एरिया है, मैराइन वाला अलग आएगा। फ्रेश वाटर और एस्ट्राइन, एस्ट्राइन एक ऐसे जगह है जहाँ पे फ्रेश वाटर जैसे लाइक रिवर्स मीट्स ओशियन, उस प्लेस को आप बोलते हैं एस्ट्राइन इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में जैसे अर्थ सरफेस में आएगा ना, जैसे ग्रासलैंड, घास के बहुत ज़्यादा मैदान होते हैं, डेजर्ट, रेगिस्तान वाला जो इलाका, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये भी टेरेस्ट्रियल में काउंट हुआ। टुंड्रा एंड पोलर इकोसिस्टम, ये बर्फ से टोटली ढके हुए होते हैं। टुंड्रा में जो पेड़ पौधे होते हैं वो थोड़ा बहुत चांस होता भी है कि भाई हो भी जाए, लेकिन विकसित नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो पोलर रीजन होता है उसमें बिल्कुल भी ट्रीज प्लांट्स पाए नहीं जाएंगे, इतना ज़्यादा कोल्ड है कि वहाँ पे हो ही नहीं पाते वहाँ पे पेड़ पौधे। फिर आर्टिफिशियल और मैन मेड इंजीनियर्ड इकोसिस्टम में एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें अपनाते हैं मैन मेड में, जैसे तरीके हैं इरिगेशन करने के, स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन, इस टाइप की चीज़ें। एक्वाकल्चर में जो हम फिश मछली पालन जो करते हैं, फिश पॉन्ड बना के, वो सब कुछ क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। उसमें अगर जो आपने फिश पॉन्ड बनाया, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वाटर बॉडीज का, फिश का, वो सब किसके अंदर है, इकोसिस्टम, बट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये फ्लो चार्ट जरूर बनाया करें, इससे आपको पढ़ने में आसानी भी होती है। फिर है नेचुरल इकोसिस्टम को आप एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, यही सब जो अभी हमने पढ़ा यही सब है। फ्लो चार्ट में जो हमने पढ़ा वही सब है, वही है। टुंड्रा, डेजर्ट, फॉरेस्ट, आर्टिफिशियल। फिर स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। अभी जैसे हमने टाइप्स पढ़ा था तो एबायोटिक और बायोटिक, जैसे देखो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में नेचुरल और आर्टिफिशियल दिखाया, फिर नेचुरल में एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दिखाया। बच्चे इसमें एबायोटिक और बायोटिक लिख के आने लगते हैं, ऐसे गलती ना करें। टाइप्स पूछा तो नेचुरल और आर्टिफिशियल ही लिख के आए। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को इन्होंने 2 टाइप में है, बायोटिक और एबायोटिक में डिवाइड किया। एबायोटिक में सबसे पहले जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे इनऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक और क्लाइमेट फैक्टर्स। अब इस फ्लो चार्ट को बनाने के बाद सभी के बारे में 2-2, 3-3 लाइन जब आप लिखेंगे तो 3 से 4 पेज बड़े आसानी से भर जाएंगे, और कम से कम मैक्सिमम मार्क्स यानी 7 या 10 नंबर के ये पूछा जा सकता है। जैसे इनऑर्गेनिक चीजें में क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक होती हैं। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ह्यूमस, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। क्लाइमेट में एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सब क्लाइमेट वाले हैं, और ये सब किसके अंदर आएंगे, एबायोटिक में। बायोटिक में देखो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजिटर्स। प्रोड्यूसर्स कौन कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स और एल्गी वगैरह, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फूड बनाते हैं, मेक फूड। कंज्यूमर्स जो है ईट अदर ऑर्गेनिजम्स, या कह सकते हैं उस फूड, जो फूड उन्होंने बनाया उनको हम कंज्यूम करते हैं, इसलिए हमें बोला जाता है कंज्यूमर्स। हेटेरोट्रॉप्स जैसे हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, ये सब इसके टाइप्स हो जाते हैं, इसके कंज्यूमर्स के। डिकम्पोजिशन में ईट डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, जो डेड यानी मर जाता है उसके बाद जो
खाते रहते हैं उनको हम बोलते हैं जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं, और फंजाई जो होता है, ये सब किसमें आएंगे, डिकम्पोजिशन। यही सब वापस से समझाया गया है, इसको आप एक रेट कर सकते हैं। फिर देखिए अगला बायोटिक कंपोनेंट्स, जो उसमें पढ़ा है, एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, आप इसको भी रिएक्शन लिख के आ सकते हैं। कंज्यूमर्स, ये स्लाइड पे हम देख लेते हैं। अब कंज्यूमर्स में हमने देखा कि बताओ हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, टॉप कार्निवोर्स क्या होते हैं, इनको क्लासिफाइड किया गया। तो ये भूलना नहीं चाहिए, बार बार याद आना चाहिए। देखो कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स टू ऑब्टेन देयर एनर्जी फॉर सर्वाइवल। अब इसमें क्या है कि एनर्जी जो सर्वाइवल वाली बात आई ना, इसमें क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इकोसिस्टम में। तो उस एनर्जी को, अब जैसे हम लोग हैं, हम चल फिर रहे हैं, जी रहे हैं, तो इसके लिए क्या हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। वो एनर्जी हम कहाँ से ले रहे हैं, और कंज्यूमर्स को फिर हमने ना 3 टाइप्स का, भाई मेरे, ठीक है, कंज्यूमर्स आर क्लासिफाइड एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, दे फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर सर्वाइवल। जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, और आप कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। सीड ईटर्स, जो बीज खाते हैं उनको आप ग्रेनिवोर्स कहते हैं, और जो फल खाते हैं उनको आप बोलते हैं फ्रूगिवोर्स। और जैसे ग्रास होकर, रैबिट, गोट्स, काऊ, हॉर्सेस, सब किसके एग्जांपल हैं, हर्बीवोर्स के। कार्निवोर्स में आप देख सकते हैं दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ना, इन पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे लिजार्ड, हॉग, ईटीसी। टॉप कार्निवोर्स क्या होते हैं, दे ईट फ्लैश बोथ। पहला क्या, प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट, जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंडरी यानी कार्निवोर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और जो टॉप कार्निवोर्स इन्होंने क्लासिफाई किया, इन दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे लायंस और टाइगर्स, vultures, etc. Some animals eat both plants and animals, they are called omnivores. ये 2 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है, omnivores क्या। Some animals eat both plants and animals, जैसे मंकी हैं, बियर्स हैं, फॉक्स हैं, etc. फिर डिकम्पोजिशंस, मरने के बाद, जैसे द डिकम्पोजिशंस आर आल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। लाइक ये कैसे बना, इससे हमें मतलब नहीं है। दे ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बैक इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, फास्फेट, सल्फेट, etc. इनके एग्जांपल डिकम्पोज कौन कौन करता है, ये करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, अदर माइक्रोब्स जो होते हैं वो सब। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इसमें इकोसिस्टम है, इसका एक फंक्शन बना रहता है। इट रेगुलेट्स द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस, सपोर्ट लाइफ सिस्टम एंड रेंडर्स स्टेबिलिटी। लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है, सभी को पता ही है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे एक लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अब एनर्जी का जो सर्कुलेट होता है, क्या एनर्जी सर्कुलेट होने का मतलब क्या, हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एक दूसरे से। कैसे, हम लिविंग थिंग्स हैं, इनको हमने जिनको कंज्यूम किया, उससे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो ये फंक्शन होता है इकोसिस्टम का। इट मेंटेन्स अ बैलेंस अमंग द वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन द इकोसिस्टम। डिफरेंट जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनमें एनर्जी का ट्रांसफर करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करता है। इसको आप बता सकते हैं, जैसे एनर्जी फ्लो होती है वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होती है, डिकम्पोजिशन होता है, और प्रोडक्टिविटी भी होता है। इम्पोर्टेंस क्या होता है, जैसे वाटर रिटेंशन है, एयर प्रोविजन है, रिक्रिएशन है, माइक्रो मिनरल्स एंड फूड है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, इलोजन, ये सब किसके अंदर आएंगे। क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम की। फर्स्ट वन, an ecosystem helps in water retention, thus facilitating a more evenly distributed release of water। आप इस फ्लो चार्ट को देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, इसकी हेल्प से WARM, वार्मनेस, इससे आप पूरा याद रख सकते हैं और इनको सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
provides air, does its purification. An ecosystem provides recreation for us via ecotourism facilitating the enjoyment of nature. कहते हैं ना इकोसिस्टम में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स सबका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ है। अगर प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो जो कहते हैं ना कि इको टूरिज्म फैसिलिटेटिंग एंजॉयमेंट ऑफ नेचर तभी मिलेगा जब प्रॉपर इकोसिस्टम और इको बैलेंस वहाँ पे होगा। इसको आप एक रीड कर लीजिए। फिर देखिए फूड चेन। अब फूड चेन क्या है? एक फूड चेन रिफर्स टू द, या ऐसे आप याद रखिए डायरेक्ट, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स फॉर्म ऑफ फूड चेन। यानी एक नेटवर्क में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है वो कहलाता है फूड चेन। जैसे इधर पे आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर्स था, ग्रीन प्लांट्स बने, फिर ग्रास ओवर ने इसको खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर है फॉग है, ये भी प्लांट्स ग्रास ओवर खाता, स्नेक ने इसको खाया, उसने इसको फॉग ने, और फिर फाइनली से डिकम्पोज हो गया। तो एक नेटवर्क बन गया ना, दिस इज कॉल्ड फूड चेन। पहले इसने ग्रास ओवर ने एनर्जी कहाँ से ली? प्लांट से। मेड फॉग है, इसने फॉग ने ग्रास ऊपर से एनर्जी, तो एक डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में न्यूट्रिएंट्स का भी फ्लो हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया, लास्ट में ये डिकम्पोज हो गया। अब डिफरेंट फूड चेन मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं, डिफरेंट फूड चेन मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं जिससे आप बोलते हैं फूड वेब। दिस इज, हाँ ये टाइप्स हैं। अभी पहले फूड चेन पढ़ लेते हैं, इसके कुछ टाइप हैं, जैसे है ग्रेजिंग और डिट्रेटस फूड चेन। ग्रेजिंग में दिस फूड चेन स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट्स और एंड गोज टू द हर्बीवोर्स एंड ऑन टू कार्निवोर। ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रही है तो ग्रेजिंग, और दिस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर से अगर स्टार्ट हो रही है तो डिट्रेटस फूड चेन कहलाती है। लीव्स, डेड प्लांट्स, फिर सॉइल माइट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इस तरीके से इन दोनों को आप ये चेन बनाएं, दोनों को सेपरेटली दिखाएं। इस तरीके से दिखाई जा रही है, इधर है डिट्रेटस है, इधर है ग्रेजिंग फूड चेन। इमेज से क्लियर हो रहा है। अगला देखिए फूड वेब। डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन मिलकर एक फूड वेब का निर्माण करती हैं। जैसे आप कह सकते हैं फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टेड एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स सो दैट देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन एट ईच ट्रॉफिक लेवल। कई बार ऐसा होता है कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक से या दो से ज़्यादा को कंज्यूम कर रहा है। इस तरीके से डिफरेंट फूड चेन मिलके एक नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं। इस तरीके से रैट है, सबसे पहले कॉर्न है, ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को रैट भी खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है, फिर स्नेक चूहा भी खाता है, मेढक भी खाता है, फिर स्नेक को ये ईगल है और इधर स्नेक को ये भी खा सकता है। तो इस तरीके से एक नेटवर्क बन जाता है बहुत सारी फूड चेन मिलाकर, जिससे आप फूड वेब कहते हैं। फिर आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। An ecological pyramid is a graphical representation of the relationship between the different living organisms at different trophic level. एक तरीके से जैसे पिरामिड क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। एक क्या है, जैसे आप एक क्या पिरामिड को आप ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को, जैसे प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इस तरीके से इन्होंने एक ट्रायंगल फॉर्म में कह सकते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया, दैट इज कॉल्ड पिरामिड। इसके कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे द पिरामिड ऑफ नंबर्स, द पिरामिड ऑफ बायोमास, द पिरामिड ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन पिरामिड ऑफ नंबर्स। इसमें आप ये पिरामिड ऑफ नंबर्स का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा ब्लॉक देखिए ये है, इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं इनकी संख्या, अभी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा काउंटिंग में जो नंबर्स होंगे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे, उनसे कम प्राइमरी होंगे, उनसे कम सेकेंडरी होंगे, उनसे कम टर्सरी होंगे। अगर ये उल्टा हो जाए, जैसे क्या है किसी पॉइंट में स्मॉल फिशेस ज़्यादा होंगी और लार्ज फिशेस कम होंगी, अगर तभी तो सर्वाइव कर पाएंगे। जो ये ज़्यादा होंगी क्योंकि इनको कंज्यूम करते हैं लार्ज फिशेस, अगर ये उल्टा कर दें तो भूखों मर जाएंगी बड़ी वाली फिशेस। इसलिए इकोलॉजिकल और कह सकते हैं इकोसिस्टम का जो बैलेंस है तभी बना रहता है। इसको हमने पिरामिड से शो भी किया है, नंबर्स में दिखाया गया है।
इसमें देखिए क्या है, बायोमास, इसमें जो मास होता है वो आप देख सकते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका मास सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम फिर इनका, फिर इनका, फिर इनका। मास का भी सेम टू सेम है। ऐसे ही पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी भी जो सबसे ज़्यादा होगी, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अब ये डेटा भी थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हर बुक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। प्रोड्यूसर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, प्राइमरी में उससे कम, सेकेंडरी में उससे कम, टर्शरी में उससे कम। तो ये 3 तरह के आपको पिरामिड दिखाने हैं और तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जाता है। फिर देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन आवर एनवायरनमेंट। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी बहुत सारी होती रहती हैं, इनके एनवायरनमेंट में क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो सब आपको पढ़ना है। लाइक एग्रीकल्चर हो रही है तो क्या इफेक्ट हो रहा है, इरिगेशन causes downstream water to river reduce increase in evaporation and groundwater table also cause flood and some places are drought। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार रीड कर लीजिए। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी सेम टू सेम है। हाँ, इनको डिस्कस करते हैं। ये इफेक्ट्स हो गए मेनली। अब इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन फूड, ह्यूमन एक्टिविटी से फूड पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर द वर्ल्ड, हजारों खाने पीने की चीजें हैं, बट उनमें से कुछ सिलेक्टेड, यानी कह सकते हैं डोजन टाइप, दर्जन भर चीजों को ही मेजर फूड फूड्स को जो मेजर चीज़ें हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे मेजर फूड ऑफ ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं विथ इंक्रीज पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन वाला वर्ड है ये लगभग, जैसे अभी हमने इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन फूड, फिर शेल्टर, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, बहुत सारी जगहों पे हम देखेंगे, अभी हाउसिंग में भी इफेक्ट देखेंगे। सभी जगह ये क्या है, पॉपुलेशन मेजर फैक्टर है। हर जगह पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा फूड पे इफेक्ट करेगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी फूड की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे ही क्या होता है कि द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो है, इसके अकॉर्डिंग एक कैलोरी होती है कि 2500 कैलोरी पर डे के हिसाब से बंदे को चाहिए होती है। ऐसे पीपल रिसीव 2000, कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, यानी खान तो खा लेते हैं पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। लगभग वो ऐसे लोग होते हैं जो 15 से 20 मिलियन, इनके डेटा के अकॉर्डिंग 15 से 20 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन मेल न्यूट्रिएंट्स की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, उनकी कमी की वजह से डेथ हो जाती है, जैसे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। वो कम खाना तो खा रहे हैं लेकिन प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, इसकी वजह से। अब ये सब को इसीलिए स्टार्टिंग में कहा गया था ना कंट्रोल पॉपुलेशन, कहाँ पे कहा गया था, और स्कोप में, ऑब्जेक्टिव में था ना शायद, नहीं CCR, जो हमने स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ा था, CCR कंजर्वेशन कंट्रोल में था ना, पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन। इसीलिए बताया गया था कि पॉपुलेशन कम करें, कम नहीं करें, कंट्रोल करें। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन शेल्टर, अभी आपने कोड में देखा शेल्टर एक रहने की जगह ही है। शेल्टर भी क्या है, रहने की जगह होती है, और हाउसिंग क्या है, प्रॉपर घर बना के जो हम लोग रहते हैं इस तरीके से। शेल्टर में सारे जो कैनोपी है, तंबू वगैरह बना के, टेंट वगैरह बना के जो रहने लग जाते हैं वो सारा कुछ शेल्टर में आता है। अब इसमें भी देखो विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देयर इज आल्सो इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन फाइनाइट लैंड रिसोर्सेज ऑफ हाउसिंग। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी शेल्टर्स की, और इस शेल्टर्स में क्या है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि प्रॉपर सिस्टम नहीं होता रहने के लिए, प्रॉपर सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग 5% लैंड एरिया जो है, एक मिनट, shelter for humans or habitat development on this earth has largely taken place within about, तो बस्तियां हो जाती हैं, जैसे कहते हैं झुग्गी बस्ती जो कहते हैं, वो है 5% ऑफ लैंड एरिया विच सपोर्ट्स मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, और बहुत ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन रहती है। बोथ ओवर क्राउडेड अनप्लान्ड अर्बन सेटलमेंट्स एंड अनहाइजीनिक अंडर डेवलपमेंट रूरल। कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और कंजेस्टेड रहेंगे तो उतना हाइजीन की अनहाइजीन चीज़ें वहाँ पे रहेंगी, बीमारियाँ बढ़ेंगी, ना ही पानी की व्यवस्था होगी, ना ही अच्छी सड़कों की व्यवस्था हो पाती है। तो ये कुछ ह्यूमन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन शेल्टर्स हो गया। फिर देखो
इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एग्रीकल्चर, 2 टाइप्स में आप डिवाइड कर लीजिएगा, ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है। मॉडर्न ट्रेडिशनल में तो आप ऐसे ही जो पाइप लगाया और पानी भर दिया खेतों में, इस तरीके से आप करते आ रहे थे। बट मॉडर्न में क्या होता है, स्प्रिंकलर का हम यूज कर लेते हैं, फिर क्या होता है ड्रिप इरीगेशन का यूज करते हैं। इससे वाटर की जो कह सकते हैं ना बर्बाद करते रहते हैं, वेस्टेज ऑफ वाटर है वो थोड़ा कम हो जाता है। इनको फ्लो चार्ट देख लीजिए। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इसमें भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब भी आप ऐसे समझिए, जितना ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ाएंगे। अब इंडस्ट्री क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ेगी। फिर सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री भी बनानी पड़ेगी। अब जितना ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगी उससे क्या होगा, उतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी। जैसे आप देखते हैं ना कि वेस्ट वाटर आप साफ पानी में डाल देते हैं, गंगा रिवर साफ नहीं है, हिंडन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यमुना रिवर का ले सकते हैं। बहुत सारा इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें डाला जाता है, जिस वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, और यही जब एयर पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज होती है, जिससे क्या होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और हार्मफुल यूवी रेडिएशन है और ग्रीन हाउस गैसेस के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाती हैं ये चीज़ें, जो एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, इंडस्ट्री की वजह से। इसलिए हम इंडस्ट्री में भी कंट्रोल करना है। फिर इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन हाउसिंग, जैसे आपने देखा कुछ अर्बन एरिया होते हैं, कुछ रूरल एरियाज होते हैं, इसमें भी पॉपुलेशन का एक मेजर फैक्टर है। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपको घरों की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए कंट्रोल के लिए बोला गया। जनरली टाउन्स, अब इसमें अर्बन टाउन्स और इसमें रूरल्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। एनर्जी कंजम्पशन है, ये सब आपको डिस्कस कर लेना हाउसिंग के लिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नीडेड रहेगी, और ट्रांसपोर्टेशन में नंबर ऑफ व्हीकल जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन माइनिंग्स, फिर माइनिंग्स में आप देख सकते हैं जो माइनिंग होती है, इस फ्लो चार्ट से थोड़ा थोड़ा स्टडी करिए। फिर आता है EIA, द मीनिंग ऑफ EIA इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी जो कोई भी हम कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके पहले हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन से कोई हमें बेनिफिट है और एनवायरनमेंट में कोई इसके हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है। उसके लिए जो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं वो उसे हम बोलते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोसेस में होती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसी को कहते हैं। ऑब्जेक्टिव है स्टडी, इसको आप कर सकते हैं। स्टेजेस हैं कुछ, फिर ये स्टेजेस हैं स्क्रीनिंग, पहले आप छांटेंगे कि छोटा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि बड़ा कर रहे हैं। अगर छोटा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इस EIA रिपोर्ट बनाने की, लेकिन बड़ा कंस्ट्रक्शन लाइक डैम वगैरह बना रहे हैं तो इसकी आवश्यकता है। फिर इसमें स्कोपिंग, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो आपको बताना। प्रिपेयरिंग द EIA रिपोर्ट, फिर प्रिपेयर करेंगे। मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ कंसल्टेशन, एप्लीकेशन बनाते हैं, यानी एक रिपोर्ट तैयार होने के बाद पब्लिक के लिए हम ऐसा बताते हैं कि पब्लिक भी अपनी ओपिनियन रख पाए कि इससे कुछ बेनिफिट है या नहीं है। फिर डिसीजन लिया जाता है और कंस्ट्रक्शन कराया जाता है। पोस्ट डिसीजन का मतलब यह है, कई बार ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है तो कुछ गवर्नमेंट बॉडी या जो कह सकते हैं कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं नज़र रखे रहते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द EIA रिपोर्ट ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एनवायरमेंटल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट है। और मेजर ऑब्स्टिकल्स कुछ आती हैं, ये सब डिस्कस है। और यूनिट 1 आपकी ये कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।